इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस बुक का चैप्टर 3 यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेंगे कि पुराने ज़माने में एटम्स का जो वर्ड था वो आखिर कहाँ से आया, कैसे हम लोगों में ये सोच आया कि एटम्स भी कुछ होता है, मॉलिक्यूल्स भी कुछ होता है। फिर आखिर में हम लोग जानेंगे कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के लॉज क्या क्या होते हैं, आखिर केमिकल रिएक्शन किस लॉ पे काम करता है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ये चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आने वाले समय में यानी कि क्लास 11 में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। और ये सारे चैप्टर्स जो होते हैं 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का, ये सब बेस होता है। ये सबको अच्छे से समझना चाहिए। अगर नहीं समझ में आए तो पूछो और फिर से समझो, फिर से पूछो। इस तरह से अपना माइंड का जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट करो। तो देखो होता क्या है, अगर हम लोग एटम्स के बारे में बात करें तो हमारे भारत में ही बहुत समय पूर्व यानी कि लगभग 500 बीसी में, आज से लगभग 2500 साल पहले एक व्यक्ति हुआ, बहुत बड़ा आदमी बना वो बाद में। उसका नाम था कनद, ठीक है, ऋषि कनद उसका नाम था। और उन्होंने ही बताया कि हर चीज़ में, यानी कि जैसे कि आपका हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास मान लो कि कोई एक पत्थर है, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो पत्थर है, इस पत्थर के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको जब हम लोग तोड़ते जाएंगे, विखंडित करते जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। और धीरे 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 जब हम लोग उसको तोड़ते 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 बहुत छोटा बना देंगे, और एक समय आएगा जब उससे छोटा हम लोग कुछ नहीं बना सकते हैं। उसको उन्होंने बताया कि वो होता है परमाणु। वो क्या होता है? परमाणु। हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, न्यूक्लियर को बोलते हैं हम लोग परमाणु, ठीक है। एटम को, सॉरी न्यूक्लियर नहीं, एटम को हम लोग बोलते हैं परम अणु यानी कि परमाणु, ठीक है। तो उसी समय ग्रीक में भी, जैसे देखो इंडियन और ग्रीक सिविलाइजेशन लगभग एक समय से ही चलते आ रहा है। और उसी टाइम पे ग्रीक सिविलाइजेशन में भी डेमोक्रिटस था, ल्यूकोपस था, उन्होंने भी इस एटम का सिद्धांत का और इस एटम के बारे में बताया। अब देखो उस टाइम पे लोगों के पास इतना ज़्यादा साधन नहीं था, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, बट वो उन्होंने हवाबाजी में ही बताया था कि हाँ ऐसा चीज़ है। अब उनका सोच का भी दाद देना पड़ेगा कि उस टाइम पे ऐसा सोच उन्होंने डेवलप किया होगा अपना, है ना। तो अब बहुत साल के बाद, यानी कि आज से करीबन 200-300 साल पहले, एक व्यक्ति था जिनका नाम था एंटोनियो एल लेवोइज़र। अब एंटोनियो एल लेवोइज़र ने दो इम्पॉर्टेंट लॉ निकाला, दो इम्पॉर्टेंट कानून निकाला, प्रिंसिपल निकाला, जिस पे केमिकल कॉम्बिनेशंस या केमिकल रिएक्शंस काम करते हैं। इनफैक्ट केमिकल कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। पहला उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है, ठीक है, जो मास है वो ना तो बन सकता है, ना ही वो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर हम NaCl, ठीक है, Na+Cl, ये क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, है ना। अब मान लो कि अगर हम Na 10 ग्राम लेते हैं और Cl अगर 10 ग्राम लेते हैं, तो ये दोनों मिल करके 20 ग्राम ही बनाएगा। अब यहाँ पे 10 + 10 कितना हो गया? 20 हो गया। यानी कि ना तो कुछ क्रिएट हुआ, ना तो एडिशनल कुछ क्रिएट हुआ, ना ही उससे कुछ कम हुआ, ठीक है। ऐसा जो है सो ऐसा ही होता है, और यही एक लॉ है केमिकल रिएक्शन में। ना तो मास बन सकता है, ना ही मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब दूसरा जो उन्होंने लॉ बनाया उसका नाम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इस लॉ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस लॉ में ये कहा गया कि जो मास है, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस है, एक किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल सब्सटेंस है वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में प्रस्तुत रहता है, मौजूद रहता है। अब इसको हम लोग कैसे समझें? मान लो कि H2+O ये बन जाएगा H2O, ठीक है। अब H2 का अगर हम लोग मास निकालें तो ये निकलेगा 2 ग्राम और ये निकलेगा 16 ग्राम, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। अब इसमें देखो कि इसका प्रोपोर्शन कितना है, तो 8 है, ठीक है, और इसका प्रोपोर्शन कितना है, तो 1 है। तो 8:1 का प्रोपोर्शन बन रहा है।
अब यही 8:1 प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, डेफिनिट है, यानी कि अब ये प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बोला गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि वो जो प्रोपोर्शन था H2O में कि ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन था वो 8 था। कैसे 8 था, क्योंकि उसके पास 16 ग्राम था और हाइड्रोजन के पास 2 ग्राम था। ठीक है, एटम का जो मास था वो 2 ग्राम था और इसके पास 16 ग्राम था। तो इसलिए दोनों का जो प्रोपोर्शन बना वो 8:1 बना। ठीक है, अब 8:1 जो है वो, या आप करो 1:8 बन गया है ना, क्योंकि H2 का 1 बना और O का जो है वो 8 बन गया, तो 1:8 बना। अब ये जो प्रोपोर्शन था वो क्या था, ये एक डिफरेंट प्रोपोर्शन था और ये एक ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है कि हमेशा एक जो है वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में ही मासेस रहते हैं। दूसरा ले लो NH3 का बात हो रहा है यहाँ पर। अब H3 में देखो, H3 में कितना है इसके पास 3 और N में कितना है तो 14, यानी कि कितना हो गया 4.5 का प्रोपोर्शन मान लो आप। ठीक है, तो यही प्रोपोर्शन में रहेगा। या फिर आप उसको ऐसा कर सकते हो कि हाइड्रोजन अमोनिया में, यानी कि NH3 में नाइट्रोजन किसके कितना है, उसके पास 14 है और हाइड्रोजन के पास कितना है 3। NH3 देखो आप, NH3 में हाइड्रोजन के पास कितना था 3 और इसके पास कितना था 14। तो 14:3 जो है वो क्या है, एक डिफरेंट प्रोपोर्शन है और यही प्रोपोर्शन रहेगा NH3 का जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और ये प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। और प्रोस्ट ने बताया कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, यानी कि हमारा NH3 हो गया या H2O हो गया या NaCl हो गया, इस किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि NaCl, NH, H2O में H और O, ठीक है, ये सब एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है। तो इसी को बोला गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब यही जो लॉ था इसको जॉन डाल्टन ने आगे बढ़ाया और इसका नाम दिया गया जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब उनके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार इनफैक्ट ये कहा गया कि सारे मैटर्स, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एटम्स, यानी कि परमाणु। जो हमारा कनद जो है वो 2000 साल पहले बोल के गया हुआ था। ठीक है, छोटे मोटे जो पार्टिकल्स के बने होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एटम्स। और ये ही एटम्स जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम्स जो है वो इनडिविजिबल होगा, जैसे हमारा कनद बोल के गया था कि कोई भी पत्थर को तोड़ते जाओ, एक समय ऐसा आएगा जब आप उसको तोड़ नहीं पाओगे, वही है एटम। तो सेम चीज़, एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स है और वो ना तो उसको हम लोग बना सकते हैं, ना हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में। तीसरा बात इन्होंने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट का एटम जो है वो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी के अनुरूप होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग एटम्स होगा और अलग अलग उसका एटम्स का अलग अलग मास होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा। जैसे देखो NaCl वो नॉर्मली सॉलिड में आपको मिल जाएगा, है ना, नमक में मिल जाएगा। तो वो क्या हो गया, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो सॉलिड में है। H2O वो वाटर में है, लिक्विड में है। तो इस प्रकार से अलग अलग एटम्स का अलग अलग मास होता है और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। एटम्स जो है वो एकदम छोटे छोटे रेशियो में कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और किसी भी एक गिवन कंपाउंड में जो एटम्स होता है उसका नंबर लगभग कांस्टेंट होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर एटम होता क्या है। तो हम लोगों ने समझ तो लिया कि ऐसा चीज़ जो डिविजिबल नहीं हो सकता है, यानी कि उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि हमारा घर बन रहा है, ठीक है, अब घर में हम लोग तोड़ते अगर घर हम लोग तोड़ दिए तो तोड़ने के बाद क्या बचेगा, सैंड बचेगा। अब सैंड को थोड़ी तोड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब सोचो नॉर्मली, प्रैक्टिकली सोचो बस कि सैंड को थोड़ी तोड़ सकते हैं। तो सैंड जो है उस घर का हमारा एटम बन गया। ठीक है, अब एटम्स आखिर होता कितना बड़ा है, ठीक है, ये भी तो बात है ना कि अब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, थोड़ी समझ सकते हैं कि सैंड ही एटम है, मतलब सैंड एटम है हमारे घर के लिए। बट केमिस्ट्री में ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारा H2 है तो H2 सैंड के बराबर थोड़ी है, H2 तो उससे भी बहुत छोटा होगा। तो उसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा मेजरमेंट का चीज़ जानना पड़ेगा जिसको बोलते हैं नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स यानी कि 10⁻⁹ मीटर, यानी एक मीटर का 1 लाख से भी ज़्यादा। अब आप बताओ इसमें इतना
इतना इतना ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 1 मीटर का 10 करोड़ हिस्सा वो बन जाएगा हमारा नैनोमीटर। सोचो कितना ज़्यादा छोटा होगा। अब उससे एक और, यानी कि 1 अरब, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा जो है हमारा हाइड्रोजन का एटम होता है। 1 अरब का 10 करोड़ हिस्सा जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। और अगर हम लोग सेंट का बात करें तो वो लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है। एंट यानी कि अगर चींटी का बात करें तो वो लगभग 10 सेंटीमीटर का, इनफैक्ट एंट जो है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। सैंड जो है वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। एप्पल जो है वो लगभग 100 सेंटीमीटर, इनफैक्ट 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का हो सकता है। ठीक है, तो इतना छोटा होगा। बस आपको एक कंपैरिजन दिया गया कितना छोटा होता है एटम। ठीक है, अब हमारा जो दुनिया है वो पूरा एटम्स का बना हुआ है। अब जैसे देखो, अगर आपका टेबल है बगल में, ठीक है, तो टेबल भी तो सॉलिड से बना हुआ है ना। अगर आप उसको तोड़ते जाओगे तो पता चलेगा कि वो सेलुलोज से बना हुआ है। सेलुलोज जो है वो एक एटम हो गया। तो इसीलिए हमारा पूरा दुनिया जो है वो एटम से बना हुआ है। हम लोग उसको देख नहीं सकते, बट एटम से ही सब कुछ गेम करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर लिक सॉलिड में है, इसका मतलब एटम्स के बीच का जो फोर्स है वो बहुत प्रबल है, बहुत ज़्यादा तगड़ा है। इसलिए वो जो है वो सॉलिड स्टेट में है। अगर वो लिक्विड में है तो उससे सॉलिड से थोड़ा सा कम फोर्स है। अगर वो गैस में है तो उसके बीच का फोर्स बहुत कम है। ठीक है, हमारी दुनिया में एक ही जैसा एटम नहीं होता। जैसे कि सिर्फ मान लो आप सोचोगे सिर्फ हाइड्रोजन का एटम होगा, नहीं। हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, फिर हीलियम है, बेरिलियम है, बहुत अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। उसका बहुत सारा अलग अलग एटम्स होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो दुनिया है वो बहुत अलग अलग एटम से बना हुआ है। तो डाल्टन नाम का जो जॉन डाल्टन थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि एटम्स के लिए एक अलग अलग सिंबल बनाया। ठीक है, और उनका सिंबल कुछ आप इस प्रकार देख सकते हो। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए उन्होंने बताया कि इस तरह होगा कार्बन, इस तरह होगा ऑक्सीजन, इस तरह फॉस्फोरस, इस तरह सल्फर, आयरन, सिल्वर, लीड, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिना। ठीक है, और क्या है लास्ट में मरकरी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ कुछ एटम्स के सिंबल बनाए। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, सीन बदला है ना, और अलग अलग चीज़ें बदली, तो आज के डेट में IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो चीज़ों के नाम रखता है। ठीक है, और वो नाम अप्रूव करता है। जैसे आप मान लो कि आप कोई एक नया एलिमेंट का डिस्कवरी कर दिए, अब आपको मन किया कि वो आपके नाम पर रखा गया। फॉर एग्जांपल आपका नाम आर्यन है और आपने नाम रख दिया कि ये एलिमेंट का नाम, ये एटम का नाम आर्यन होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको जाना पड़ेगा पहले IUPAC के पास, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के पास। वहाँ पर जाकर के आपको अपना नाम अप्रूव कराना पड़ेगा, सिंबल अप्रूव कराना पड़ेगा और यूनिट अप्रूव कराना पड़ेगा। फिर ही जाकर के वो एक एटम सब साइंटिस्ट के लिए यूज़ किया, सब साइंटिस्ट लोग उनको उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सिंबल है, ठीक है, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लेटर रहेगा। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखो, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक ही लेटर है तो ये कैपिटल है। ठीक है, अल्मुनियम है तो अल्मुनियम में पहला लेटर क्या है, कैपिटल लेटर, दूसरा लेटर क्या है, स्मॉल लेटर, इसलिए AL। कोबाल्ट है, पहला लेटर क्या है, C कैपिटल, छोटा, दूसरा लेटर क्या होगा, O, तो वो छोटा वाला। ठीक है, वैसे ही जैसे कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना जी। अब कैल्शियम का आप देखो, कैल्शियम का C जो है वो कैपिटल होगा, A जो है वो छोटा वाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर ग्रीक और जर्मन और लैटिन नेम्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन देखो तो आयरन का जो लैटिन नेम है वो लैटिन नेम है उसका फेरम। ठीक है, और उससे नाम रख दिया गया FE, फेरम का FE, तो ये आयरन का बन गया। वैसे सोडियम का देखो तो नेट्रियम, तो सोडियम का N कैपिटल, A छोटा, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो नाम रखा गया। अब कुछ कुछ का देख लें, जैसे कि ये खुद ही आप देख लो, इसमें कुछ बताया लायक है नहीं। जैसे अल्युमिनियम का AL, आर्गन का AR, ठीक है, हाइड्रोजन का H, इस प्रकार से। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। तो जॉन डाल्टन साहब ने जो है वो एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किया था। अब उसमें एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करने के बाद उन्होंने बताया एटॉमिक मास के बारे में। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, यानी कि हर एलिमेंट के पास उसका एक अपना मास था। ठीक है, तो एटम्स का मास को पता करने के लिए
जो साइंटिस्ट लोग थे उनका बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ा। और सबसे पहले जैसे कि उन्होंने मान लो एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, तो CO, ठीक है। अब इसके बारे में उन लोगों ने सोचा कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो कंबाइन कर रहा है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, जिसके कारण वो बन रहा है CO। अब ये कैसे हुआ? तो देखो, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया कितना 16, यानी कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन CO, ठीक है। तो इस प्रकार से तो उन्होंने जो है वो इसका मतलब उन्होंने सोचा कि कार्बन जो है वो 4/3 टाइम्स है ऑक्सीजन के मास का, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो ये मान लें कि कार्बन जो है वो उसका 1 यूनिट है और ऑक्सीजन का मास 1.33 यूनिट है। अब उन्होंने ये सोचा, मतलब साइंटिस्ट लोग उस टाइम के, उन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग मतलब मास जो है वो ढूंढते ढूंढते ऐसा करें कि एक एलिमेंट के मास को ले लें। जैसे कि उन्होंने सोचा कि ऑक्सीजन के मास को ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16। तो उन्होंने सोचा कि ऑक्सीजन हर जगह मिलता है, वो बहुत अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है। साथ ही साथ ये जो एटॉमिक मास है, यानी कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर में देता है। तो इसलिए क्यों ना हम लोग हर जितना भी एटम निकलेगा उसका उसका मास को 1/16 कर देंगे, तब उसका जो भी एक नया एटम निकलेगा उसका हम लोग मास डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट लोग सोचे थे कि क्यों ना हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करें, लेकिन फिर 1961 में ऐसा होता है कि ये देखा जाता है कि कार्बन 12 आइसोटोप वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा, वो इनफैक्ट ऑक्सीजन से भी ज़्यादा रिएक्शन करता है, और इसलिए कार्बन जो है वो उसका एक होल नंबर में आ रहा है, इसलिए वो 1/12 लिया गया कि कार्बन का एक एटम का जो वैल्यू है वो 12 है। इसलिए अब जो भी रिलेटिव मास हम लोग निकालेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे या हाइड्रोजन का निकालेंगे, तो वो हम लोग कार्बन के हिसाब से ही निकाल लेंगे। अब आप इसको ऐसे समझो कि मान लो आपके पास कोई भी वेट नहीं है और आप चले गए खरबूज बेचने के लिए, या फिर आप समझो कि ग्रेप्स बेचने के लिए। ग्रेप्स तो बहुत इजी हो जाएगा। आप सोच लो कि ठीक है, आप चावल बेचने चले गए, ठीक है। अब चावल बेचने के लिए जब आप गए तो आपने क्या किया, एक 12 ग्रेप्स का एक गुच्छा लिया और उसको आपने वज़न किया, वो निकला 1 kg का। अब आपसे जो भी 1 kg मांगने आएगा या 2 kg मांगने आएगा चावल, तो आप वो 12 ग्रेप्स को एक बार चढ़ाओगे, 1 kg निकालोगे, फिर चढ़ाओगे, तो इस प्रकार से आप रिलेटिव मास निकाल सकते हो। तो वही सीन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने किया। उन्होंने क्या किया, कार्बन को चुन लिया, ठीक है। कार्बन का जो है वो 12 है, इसलिए हम लोग कार्बन को एक स्टैंडर्ड मास मानेंगे और जितना भी अब निकलेगा उसको हम लोग कार्बन के हिसाब से ही ये कर देंगे, बता देंगे कि कितना है। जैसे कि अब हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का 1/12 निकला होगा, इसलिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना निकला, 1 निकला। कार्बन का 12 निकला, ऑक्सीजन का 14। तो इस प्रकार से किया गया। अब हम लोग जानते हैं कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करता है। तो देखो, इतना छोटा होता है एटम्स कि हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। अब हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखती है, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, बहुत कुछ चीज़ें दिखती हैं, और ये सब क्या बना हुआ होता है, ये सारी चीज़ें एटम्स की बनी हुई होती हैं। लेकिन एटम्स आखिर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, वो किस स्टेट में रहता है? तो एटम्स देखो, वो मॉलिक्यूल्स बनाता है और आयंस बनाता है। ये मॉलिक्यूल्स और आयंस मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती हैं, जिससे कि हम लोग उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेबल, तो टेबल का सेलुलोज जैसे मैंने बताया था वो उसका एटम हो गया, बहुत सारे सेलुलोज मिल करके, बहुत सारी लकड़ियाँ मिल करके एक टेबल बनाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स जनरली दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिल करके बनाया जाता है। जैसे मान लो कि Na हो गया, ठीक है, Cl हो गया, ये दोनों एटम्स हैं। ये दोनों मिल करके जब NaCl बन जाएगा तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 एटम है या 2 से ज़्यादा एटम होगा। जैसे कि यूरिया हो गया, तो यूरिया में क्या क्या होगा, H हो जाएगा, N हो जाएगा, O हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग मेटल्स है, जब ये एक साथ मिल जाएंगे तो ये यूरिया बन जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज़ कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि यूरिया एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो गया, NaCl एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो गया, एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सबस्टांस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल्स का बात करें, जैसे एलिमेंट यानी कि जैसे आप समझो कि हाइड्रोजन
हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, ये सब एलिमेंट्स हो रहा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, तो इस प्रकार से तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सब चीज़ें एलिमेंट्स होता है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हम लोग जानेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था यहाँ पर टेबल में, इनफैक्ट टेबल में नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, हाँ इस टेबल में, कि ये सब एलिमेंट है जैसे कि एल्युमिनियम, आर्गन। तो ये सारी चीज़ों का जब एटम्स निकालेंगे यानी कि मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, वो एक एटम या एक एटम से ज़्यादा का बना हुआ होता है। इनफैक्ट जो जैसे कि आर्गन हो गया, ठीक है, तो आर्गन जो है उसका मॉलिक्यूल एक एटम का, एक एटम ऑफ आर्गन का बना हुआ होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन जब हम लोग नॉन मेटल्स ले लें जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स लेंगे, उसका दो एटम मिल करके बनाता है एक मॉलिक्यूल, यानी कि O2, O2 यहाँ पे 2 जो है वो क्या है, दो एटम है ऑक्सीजन का, तो वो बनाएगा एक मॉलिक्यूल। जैसे कि N3, ठीक है, नाइट्रोजन का 3 हो गया, ओजोन का 3 हो गया, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का डायटोमिक हो गया, ट्राइएटोमिक हो गया, है ना, तो ये बनता है। अब जो नंबर होता है एटम्स का, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना एटम लगेगा उसको बोलेंगे एटोमिसिटी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर H2, तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कितना लगा, 2, तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन का O2, तो यहाँ पर 2 लग रहा है, दो एटम्स मिल रहा है तब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनने के लिए दो एटम लग रहा है, इसलिए इसका एटोमिसिटी कितना हो गया ऑक्सीजन का, 2, ठीक है। इस प्रकार से आर्गन में एक, ठीक है, आर्गन में एक, आर्गन का जो है वो एक लग रहा है, AR, बस एक ही एटम लग रहा है, तो इसका एटोमिसिटी कितना हो गया, 1। यानी कि एटोमिसिटी क्या होता है, ऐसा एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल बनाने में कितना एटम लगेगा, ठीक है। मेटल्स और सम अदर्स एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन हो गया, उसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए उनमें बहुत सारे एटम्स मिलके लग सकते हैं। जैसे कि देखो आप, कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन सकता है, कार्बन का डबल बॉन्ड बन सकता है, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, इस प्रकार से। अब हम लोग कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स और नॉन मॉलिक्यूल्स का, सॉरी, कुछ कुछ एटम्स और नॉन एटम्स का एटोमिसिटी देख लेते हैं। पहले नॉन मेटल्स का देखते हैं, जैसे कि देखो आर्गन एक लगेगा, मतलब मोनोएटॉमिक यानी कि 1, हीलियम का He यानी कि 1, ऑक्सीजन का 2 यानी कि डायटोमिक, हाइड्रोजन का जैसे मैंने बताया 2 डायटोमिक, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का N2, फॉस्फोरस का टेट्रा यानी कि 4, P4, ठीक है। सल्फर का S6 भी हो सकता है, S5 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है। तो पॉली एटॉमिक यानी कि सल्फर पॉली एटॉमिक है, बहुत सारी अलग अलग एटोमिसिटी उसमें होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इस प्रकार से। अब हम लोग आते हैं कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बारे में। अब कंपाउंड का अगर हम बात करें तो ऐसे देखो यहाँ पर पहले हम लोगों ने जान लिया था H2O में क्या हो गया, हाइड्रोजन का 1 पार्ट, ऑक्सीजन का 8 पार्ट, अमोनिया में 14 पार्ट 3 पार्ट, CO2 में 3 और 8, इस प्रकार से इन लोगों का जो है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में मिल रहा है, और अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलने के बाद एक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आयन्स के बारे में कि आखिर आयन क्या होता है। तो देखिए, जो भी कंपाउंड जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनमें चार्ज स्पीसीज़ रहता है, इसी चार्ज स्पीसीज़ को कहते हैं आयन्स। जैसे Na जब आप देखोगे तो उसको, उसका अगर आप एटम्स का देखोगे तो उसमें होगा 2, 8, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स का 1। Cl का जब देखोगे तो 2, 8 और 7। तो Na में एक ज़्यादा है और इसमें एक कम है, तो Cl पे माइनस चार्ज होगा, Na पे प्लस चार्ज होगा, ठीक है। यही जब NaCl ये बन जाएगा NaCl, तो Na पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये जो चार्ज होता है इसको हम लोग आयन्स बोलते हैं। पॉजिटिव वाले को बोलेंगे एन आयन और नेगेटिव वाले को बोलेंगे कैट आयन, ठीक है। कैट मतलब कि नेगेटिव, एन यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। इस प्रकार से याद करना। अब आयन्स में या तो सिंगल चार्ज होगा या तो अलग अलग चार्ज होगा, जैसे कि NaCl में हम लोगों ने जैसे देखा, नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, वो सॉरी उल्टा हो गया, नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं और पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड में Na+ हो गया यानी कि वो अपना कैटायन हो गया, और नेगेटिव वाले एनायन हो गया,
ठीक है। यहाँ पर भी हम देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या होगा माइनस चार्ज, इसमें क्या होगा प्लस चार्ज, मैग्नीशियम में प्लस चार्ज, सल्फर में माइनस चार्ज, सोडियम क्लोराइड में इसमें प्लस इसमें माइनस, यानी कि ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन, कैटायन एनायन कैटायन एनायन, इस प्रकार से आप कह सकते हो। अब हम लोग जानते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है, चूँकि हम लोगों ने पहले जान लिया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, वैलेंसी जानते ही हम लोग, है ना। तो वैलेंसी पहले हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक वैलेंसी अगर आप जानते हो, ऐसे कि आप देखो इसका Cl का, तो 2 8 7, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 एलिमेंट चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस पे, इसलिए ये मांगेगा, ठीक है, ये भीख मांग रहा है, ये हमको दे दो। जब इस पे एक आ गया तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, यानी कि इस पर क्या हो गया कर्जा आ गया, तो ये माइनस हो गया। अब Na का आप देखो 2 8 1, इसका ऑक्टेट तो पूरा है, लेकिन यहाँ पे ये इसके पास एक ज़्यादा है। अब ये किसी को दे दिया तो इसने कर्जा दिया, तो इसलिए इसके पास प्लस आ गया, क्योंकि ये क्या हुआ, ये ज़मींदार टाइप का, ये किसी ने किसी को दिया, तो इसलिए इसके पास प्लस आ गया, है ना। अब इसके पास बाद में वहाँ से घूम के आएगा, तो इसलिए हम लोग हमेशा प्लस और माइनस इस प्रकार से लगाएंगे। जैसे देखो आप पोटाशियम, पोटाशियम का क्या होता है 2 8 8 1, तो 1 जो है इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये किसी को दे देगा, इसलिए इसके पास प्लस चार्ज आ गया। क्लियर। अब अगर हम लोग नेगेटिव का देखेंगे, नॉन मेटेलिक, जैसे कि हमारा क्लोरीन, तो क्लोरीन माइनस में आ गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस में आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक है, मात्र एक है, वो दे सकता है किसी को, ठीक है। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास क्या है 2 6, ठीक है, इसके पास 2 कम है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि ये 2 भीख मांगेगा। अब जब ये मांगा, इसका मतलब इसके पास माइनस हो गया। क्लियर। क्लियर। तो इस प्रकार से होता है। तो हम लोगों ने देखा कि आयंस का, जैसे सोडियम पोटाशियम वगैरह नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का पॉली एटॉमिक, यानी कि इसमें अब हम लोग अलग अलग टाइप का, मतलब इसमें 4 या 3 या 2 या एक तो नहीं होगा, 2 3 4 5 आयंस जो होंगे मिले होंगे। जैसे कि देखो NH4, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 4 प्लस है N माइनस, यहाँ पर एक कंपाउंड बन रहा है NH4 का, तो इसके पास जो है हाइड्रोजन का एक एक्स्ट्रा पड़ गया, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। ऐसे समझो, N को चाहिए था 3, H के पास है 4, तो इसके पास माइनस, ये प्लस। अब ये इसके पास 3 दे दिया, फिर भी इसके पास एक बचा रहा ना, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। ऑक्सीजन, हाइड्रो ऑक्साइड का अगर बात करें हम लोग, तो हाइड्रो ऑक्साइड में आप समझो कि देखो ऑक्सीजन को चाहिए कितना 2, हाइड्रोजन के पास है कितना 1, तो इसके पास फिर भी एक कम पड़ गया, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। क्लियर हुआ बात। तो इस प्रकार से पॉलीएटॉमिक आयंस जो है वो काम करता है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा आसानी से सीखते हैं। जैसे कि H है, Cl है, इसके पास एक प्लस है, इसके पास एक माइनस है, ये एक दे दिया, इनफैक्ट एक ये मांग रहा है, इससे ये एक मांग रहा है, और ये इसको एक दे दिया, तो अब दोनों के पास फिर टुस, ठीक है, इसके पास ये इससे ले लिया, ये इसको दे दिया, तो दोनों के पास फिर टुस, तो अब क्या बन जाएगा HCl, ना इसके पास प्लस रहेगा ना इसके पास माइनस रहेगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ समझो AlO, देखो O के पास कितना कम है 2 कम है, Al के पास कितना अधिक है 3 अधिक है, ठीक है। तो ये इसको कितना देगा, ये इससे मांग रहा है 2, तो बोला ठीक है भाई तुम ले लो, ओके। अब तुम जो है वो ले लो, 2 ले लिया, फिर भी Al के पास कितना बचा रहा, 1 बचा रहा, है ना। Al के पास कितना बचा रहा, 1 बचा रहा अभी भी, है ना। तो अब ये जो एक एटम है इसका क्या करेगा ये, है ना, अब इसका क्या करेगा, तो इसके लिए इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा आइटम को। अब 2 और 3 था इसके पास, Al के पास पहले कितना था 3 एक्स्ट्रा था इसके पास, ठीक है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अब मान लो कि ऑक्सीजन अगर 6 मांग ले इससे, तो अल्युमिनियम अगर 2 हो जाए, ठीक है, तो ये इसके पास कितना हो जाएगा 6 प्लस, और ऑक्सीजन अगर 3 हो जाए तो इसके पास कितना मांगना होगा 6 मांगना होगा, तब दोनों बैलेंस हो जाएगा। यानी कि Al अगर 2 हो जाए और ऑक्सीजन अगर 3 हो जाए, तो इसको चाहिए था 3 दूना 6, और इसके पास है कितना 3 दूना 6, तो दोनों बैलेंस हो गया, ठीक है। और कभी भी अगर केमिकल इक्वेशन लिखो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आयंस और यानी कि चार्ज जो है वो हमेशा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या देखा, Al2O3 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो यहाँ पर
Cl के पास कितना, एक कम है इसके पास यानी कि, ठीक है, और इसके पास कितना है, 4 है। या तो ये 4 प्लस करेगा या तो 4 माइनस करेगा, लेकिन इसको 4 देना पड़ेगा। अब ये इसको ये मांग रहा है कितना, इससे 1 मांग रहा है, ठीक है, तो 1 ले लिया, मान लो इसके पास 1 ले लिया। इसके पास अभी कितना बचा, 3। अब इसको 3 कहीं ना कहीं खपत करना पड़ेगा, तो ये 3 इसको और दे देगा। अब चूंकि इसके पास 1 था, अब इसको 4, अब इसको ये 4 दे दिया, तो 4 दे दिया। अगर हम क्लोरीन 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके पास नेगेटिव कितना हो जाएगा, -4। और इसके पास सी के पास पहले से +4 था, पहले से +4 था ना, तो ये +4 और -4 दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, बराबर हो गया। तो सी हमको कितना लगा, 1 लगा, और Cl हमको कितना लगा, 4 लगा, तो वो CCl4 हो गया। यहाँ पर देख लो अब आप, है ना। जितना हो सकता था भाई साहब मैंने बहुत आसानी से बताने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया वो चीज़ें, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ, क्लियर हो गया बात। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूल्स तो जान के हम लोग क्या होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टांस है सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टांस। जितना भी सबस्टांस है मॉलिक्यूल्स में, जितना भी सबस्टांस है उस सारे का मास को ऐड कर दो, बन गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल के तौर पे CCl4 था हमारे पास, CCl4 था, या इजी वाला ले लो, चलो हटाओ, H2O ले लो। हमारे पास क्या है, H2O, ये एक मॉलिक्यूल है। H कितना है, 2 है। O कितना है, 1 है। O का कितना होता है, 16। H का कितना होता है, 2। 16 + 2 कितना हो गया, 18 यूनिट। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना निकला, 18 यूनिट। अब दूसरा ले लो, HNO3 का ले लो, HNO3। O कितना है, 3, यानी कि 16 × 3। N कितना है, 7 दूनी 14, और O कितना है, 2। यही ना है भाई साहब, यही ना होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो 14 2 16, और +16 3 48, यानी कि 64, यानी कि 64 यूनिट्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकलता है। अब क्या है नेक्स्ट, अब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। अब हमारा है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में जब जाएंगे तो अब हम लोग जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखो, एक इक्वेशन को देखो, ये है H2O2 2H2, यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम लोग समझ पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल के साथ, और ये बना रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का 4 यूनिट मास, है ना, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 यूनिट मास, ये मिलकर के बना रहा है 36 यूनिट मास। अब ये देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था क्या, कि लॉ ऑफ डैश मास, है ना, पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डैश मास। कमेंट में बताओ कि क्या था, लॉ ऑफ डैश ऑफ मास। वही यहाँ पर हुआ, है ना, 32 + 4 36, और ये 36 बन गया, है ना। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं, ये देखने वाली बात है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो इक्वेशन था, केमिकल इक्वेशन था, वो ये बता रहा है कि कितना एटम और कितना मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्ट कर ले रहा है। जैसे कि हमारा एटम कितना था, 4 एटम, ठीक है, और हमारा मॉलिक्यूल कितना था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर मतलब रिएक्शन में काम कर रहा है। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स में उसको हम लोग मोल कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं उसका नाम, और उसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि मास हमारे को पता था कि 4 यूनिट मास है, और 16 दूनी 32 यूनिट मास है, लेकिन अब हम लोग उसको चेंज करके एक नया यूनिट ला रहे हैं, उसका नाम है मोल, ठीक है। तो मोल जो है वो अमाउंट है, ऐसा यूनिट होता है सब्सटेंस का अमाउंट का। 1 मोल एग्जैक्टली होता है कितना, तो 6.022 × 10⁻23 एलिमेंट्री इंटाइटिस, यानी कि ये एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल मॉलिक्यूल है, और इसको बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो अमाउंट होता है सब्सटेंस का, उसको हम लोग एन से डिफाइन, उसका सिंबल होता है एन, और वो मेज़र करता है कि कितना उसमें नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री इंटाइटीज़ है। ये जो मोल है, ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो एक मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स इतना स्पेसिफाइड एलिमेंट्री इंटाइटीज। एलिमेंट्री इंटाइटीज यानी कि या तो वो एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, या इलेक्ट्रॉन होगा, या कुछ और भी चीज़ जो एलिमेंट्री है, यानी कि जिसके नीचे कुछ नहीं, वो एकदम बेसिक है। ठीक है। मोल जो है वो एक एडवांटेज होता है कि एक मोल जो है वो फिक्स होता है, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे एक मोल जो हमेशा वो फिक्स होगा, वो कांस्टेंट है। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 यूनिट हाइड्रोजन में एक एटम ऑफ हाइड्रोजन है, ये तो मान गए। ठीक है, समझ गए। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल एटम है, ये समझो। ठीक है, एक एटम यानी कि 1 मोल एटम, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 अमाउंट ऑफ एटम। इतना ईजी है, मतलब मोल क्या क्या यहाँ पर, इसको बस रिप्लेस कर दिया कि कितना एटम था, एक एटम था, यानी कि 1 मोल एटम। अब जैसे ही मोल आएगा तो उसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही 16 यूनिट ऑक्सीजन के पास कितना हुआ, 16 यूनिट ऑक्सीजन, यानी कि एक यूनिट ऑफ गैस, एक अमाउंट ऑफ, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 अमाउंट ऑफ एटम्स हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग H2O पर आए तो H2O का मास कितना हो गया, 18, यानी कि ये कितना हो गया, 1 मॉलिक्यूल हो गया H2O का, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पर मोल क्या है, मॉलिक्यूल बन गया। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट्री होता है, समझ में आया। तो इसलिए मोल जो है वो एलिमेंट्री इंटाइटीज़ का होता है, और जब भी मोल लगेगा तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 बन जाएगा। अब ये जो मोल शब्द है ये 1896 में विलियम ओस्टवाल्ड के द्वारा डिराइव किया गया था, जिसका मतलब होता है हीप, यानी कि एक बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा किया हुआ, मतलब कोई सामान, या पाइल जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है, और इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एटम या मॉलिक्यूल्स का एक हीप बोल सकते हैं। 1967 में इसको एक तरीके से लार्ज नंबर रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, कार्बन एटम में 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कि 12 ग्राम ऑफ एटम। ठीक है, उसी प्रकार हाइड्रोजन का अगर बात करें तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, लेट इट बी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी, तो इतना नंबर ऑफ दैट पार्टिकल, रिलेटिव मास, यानी कि जैसे H2O है तो 18 हो गया, और ये इतना। ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूलर मास, यानी कि फिर हमारा H2O जो था 18 हो गया। तो उस प्रकार से अब हम लोग समझते हैं कि मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हाइड्रोजन, हीलियम का 52 ग्राम है, तो कैसे निकालेंगे, जितना भी गिवन मास है और जितना भी मोलर मास है उसको निकाल देंगे तो हमारा n निकल जाएगा। तो हमारे पास हीलियम का 52 था, और हीलियम का मास कितना होता है, 2 दूना 4, यानी कि 13। तो कितना मोल हो गया, 13 मोल। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्या दिया है कि इतना, यानी कि 12.022 इतना नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो कितना हो गया, इसमें इतना दिया हुआ है, बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना था हमारा, 6.022। इसको क्रॉस करेंगे तो 2 बन जाएगा, तो कितना मोल हो गया, 2। क्लियर हुआ बात। तो इस प्रकार से अब आप एक क्वेश्चन इससे आप कर लो, बिना देखे आंसर इसका, ये वाला बना लो, ये क्वेश्चन आप बना लो, इसका जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट करना। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।